कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज है डे 26। आज जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, गवर्नर। क्योंकि पहले पढ़ लिया था काफ़ी सारा इससे रिलेटेड, तो इजी लगा। तो डे 26 में पार्ट 4 स्टार्ट किया है, जो कि है स्टेट्स की बात कर रहा है। क्यों हमने यूनियन कर दिया तो प्रेसिडेंट था, इस वजह से ये वाला टॉपिक थोड़ा ईजी लगा मेरे को। तो इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है जनरल। चैप्टर 1 बात करता है आर्टिकल 152 की। इसके अंदर डेफिनेशन जो कि आर्टिकल 12 और 36 में हमने पढ़ी, उसके केस लॉज वगैरह किए, तो सेम बुक ही वही है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा। आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जिसमें फर्स्ट है द गवर्नर, जो आज हम पढ़ेंगे 153 से 167 तक। मतलब बहुत जल्दी लर्न हो गया था, बिल्कुल डायरेक्ट को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया इसलिए। आर्टिकल 153 बात करता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट, हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, लेकिन एक कोई पर्सन जो गवर्नर है उसको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 154 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है कि इसके अंदर क्लोज दे रखे हैं 2। सबसे फर्स्ट क्लोज बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड। एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर होती है? गवर्नर के अंदर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर होती है? नेक्स्ट है गवर्नर इसे डायरेक्टली खुद भी या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसके थ्रू एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज 2 की। गवर्नर को दी गई पावर। गवर्नर की कौन कौन सी पावर होती हैं? ए में दे रखा है किसी एग्जिस्टिंग लॉ के द्वारा किसी अदर अथॉरिटी और फंक्शनरी को दी गई पावर कभी खत्म नहीं होती है, इसके अंदर खत्म नहीं होती। ठीक है, वो जो पावर है वो तो रहेगी रहेगी। और बी बात करता है पार्लियामेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से किसी अथॉरिटी को मिली पावर जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होती, उसको करना पड़ता है। आर्टिकल 155 ऐसे इसमें से वैसे स्पेशल कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, जिसमें बनेगा वो मैं अच्छे से बता दूंगी। आर्टिकल 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, इसमें से ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 156 में दे रखा है टर्म, दे रखा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर कब तक रहता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है। और रिजाइन कैसे दे सकता है? राइटिंग में रिजाइन दे सकता है। किसको? प्रेसिडेंट को दे सकता है। इसका टर्म 5 ईयर है, बट प्रेसिडेंट की मर्जी से ही चलेगा, कि प्रेसिडेंट की प्लेजर से ही। ठीक है। प्रोविजो में दे रखा है सक्सेसर जब तक नहीं आएगा तब तक उनको ऑफिस में रहना होगा। आर्टिकल 157 बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेटली होना जरूरी है, और एज का रहता है कि इसमें 35 ईयर्स एज होना जरूरी है। ठीक है। आर्टिकल 158 बात करता है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, क्या क्या शर्तें रहेगी। ठीक है, 4 बात कर रखी है। हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं किसी लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 1 गवर्नर मैनी स्टेट, एक गवर्नर जो होता है ना वो मैनी स्टेट्स के लिए हो सकता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसका शेयर अलोकेशन, किसका शेयर, उसका अलाउंसेस का, सैलरीज का, वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। क्लोज 3 में बात करिए सैलरी और अलाउंसेस जो होता है कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होंगे। और 4th क्लोज में दे रखा है ड्यूरिंग टर्म कुछ भी होता है तो भी इसकी सैलरी कम नहीं की जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 159 बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। ओथ और अफर्मेशन किसके सामने ली जाएगी? इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के सामने ली जाती है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एब्सेंस है तो जो अवेलेबल होगा ना सीनियर मोस्ट जज, उनके सामने ओथ और अफर्मेशन ली जाएगी। और ओथ और अफर्मेशन का फॉर्म किस में दे रखा है? 3rd शेड्यूल में। आर्टिकल 160 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी के टाइम में कैसे डिस्चार्ज किए जाएंगे कि प्रेसिडेंट जो होगा कंटिजेंसी में गवर्नर के फंक्शंस की व्यवस्था देखेगा। कौन देखेगा? कंटिजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट देखेगा। बस इतना ही है। आर्टिकल 161 बात करता है पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेस। ये जो जितने भी ये सेंटेंस दे रखे हैं इनके मैंने एक एक के वर्ड के मैंने मीनिंग बताए थे आर्टिकल 72 में, तो आप वो भी देख सकते हो कि गवर्नर क्या क्या करेगा? पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन करेगा इन रेस्पेक्ट टू ऑफेंसेस विद इन द स्टेट के एग्जीक्यूटिव के अंदर होंगे तब। ओके। और आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में थोड़ा सा मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि आर्टिकल 72 जो था ना वो यूनियन की बात करता है, 161 स्टेट की बात करता है। कोर्ट मार्शल के पार्डन कर सकता है, ये जो हमने पढ़ा था उसमें, इसमें कोर्ट मार्शल वाली पावर नहीं है। और इसको डिटेल में देखना है, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, वो 72 वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं।
आर्टिकल 162 बात करता है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एक्सटेंड करना एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, मतलब स्टेट के पास, स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉज, लॉ बना सकती है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में यूनियन को एक्सप्रेसली दी गई एग्जीक्यूटिव पावर के कारण स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। ये नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल 163 बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड देता है एंड एडवाइस देता है किसको, गवर्नर को। तो इसमें 3 क्लॉजेस दे रखे हैं कि फर्स्ट बात करता है गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड कौन होंगे, सीएम होंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर देता है वहाँ गवर्नर अपने डिस्क्रेशन का यूज़ करता है, जरूरी नहीं कि उस वक्त वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे। नेक्स्ट बात करता है डिस्क्रेशन से किया गया एक्ट ही फाइनल होगा। और थर्ड बात करता है किसी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं की जाती है, जो इनके डिसीजन लिए जाते हैं उनकी। आर्टिकल 164 बात करता है अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर। अदर प्रोविज़न क्या क्या होंगे कि फर्स्ट होगा अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर कैसे किया जाता है, कौन करेगा, सीएम को गवर्नर अपॉइंट करता है, और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको गवर्नर किससे अपॉइंट करता है, सीएम की एडवाइस पर अपॉइंट करता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नर के प्लेजर तक ऑफिस में रह सकते हैं। आर्टिकल 1A क्लोज 1A बात करता है मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये 91st अमेंडमेंट में ये किया गया था, इसको अमेंडमेंट किया गया था कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे शेल नॉट एक्सीड 15% से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सीएम भी इंक्लूड होता है। बट शेल नॉट बी लेस देन 12 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1B बात करता है एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाइड अगर हो गया कोई मिनिस्टर तो फिर वो नो मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। और ये किस में दे रखा है, 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए सभी मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो क्लोज 2 में ये दे रखा है। थर्ड बात कर दी मिनिस्टर्स की ओथ ली जाती है किसके सामने, गवर्नर के सामने। ओथ का फॉर्म किस में दे रखा है, 3rd शेड्यूल में, जो कि हम अभी इतने सारे वीडियो देखे सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लोज 4 की बात करता है 6 मंथ का रूल। 6 मंथ का रूल क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो कि नॉट अ मेंबर ऑफ, जब ज्वाइन किया था तब नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं था, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है। बट 6 महीने के अंदर अंदर उसको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना ज़रूरी होगा। अगर वो मेंबर नहीं बनता है तो मिनिस्टर की पोस्ट उसकी ले ली जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। और उसकी सैलरी और अनाउंसेस जो होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगी। और ये दे रखा है जब तक ये नहीं करती है तब तक 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ओके। आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। एडवोकेट जनरल जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि वो सुप्रीम या हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो। अपॉइंटमेंट उसकी क्वालिफिकेशन जो है हाई कोर्ट का जज बनने की हो। सेकंड बात करता है इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, वो एडवाइस देगा किस पे, लीगल मैटर्स पे देगा, परफॉर्म करेगा लीगल ड्यूटीज़ को जो भी गवर्नर बताएगा उसका, और डिस्चार्ज करेगा फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ में दे रखा होगा वही होगा। और इसका टर्म क्या होता है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। इसको बोला जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है, तो एडवोकेट जनरल को बोला जाता है। आर्टिकल 166 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। पहले हमने यूनियन का पढ़ा था, अब गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं, स्टेट का पढ़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होगा वो नेम ऑफ द गवर्नर के नाम से होगा। और ऑथेंटिकेशन, गवर्नर हर ऑर्डर पर पर्सनली साइन करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ऑथोराइज पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो इसको। और क्लोज 3 बात करता है रूल्स ऑफ बिजनेस का रूल क्या होगा, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले संभालेंगे उसको। एजुकेशन का है तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ का है तो हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस का है तो फाइनेंस मिनिस्टर। ये उसमें डायरेक्ट में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कि बिजनेस के रूल्स क्या होंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट सब संभालेंगे। लास्ट आर्टिकल है इसका 167। आर्टिकल 167 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम। सीएम की क्या ड्यूटीज़ होगी, एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नर एक्सेट्रा। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, डिसीजन, इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल डिसीजन। डिसीजन में दे रखा है काउंसिल के डिसीजन गवर्नर को बताने होंगे, और इन्फॉर्मेशन गवर्नर को इन्फॉर्मेशन मांगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे वो देनी होगी। और सी बात करता है इंडिविजुअल डिसीजन, गवर्नर कहे तो मिनिस्टर का इंडिविजुअल डिसीजन काउंसिल के सामने रख सकते हैं, ठीक है। आज मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया, आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए सारे टॉपिक। इसी तरीके से धीरे धीरे टॉपिक सारे कंप्लीट भी हो जाएंगे और बैरेट भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, इतना शॉर्ट कर दिया है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, जिसको आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी लिख सकते हैं और एमसीक्यूज़ के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी बैरेक्ट खोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना सफिशेंट लिख रखा है, एक एक चीज़ को लिख रखा है कि बैरेक्ट वगैरह कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।